प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में बात करेंगे उसमें सबसे पहले हुकूमत का बड़ा फैसला, मईशत को संभाला देने के लिए एपेक्स कमेटी कायम, आर्मी चीफ भी कमेटी का हिस्सा। चंद ममालिक पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की खतीर सरमायाकारी का वादा कर चुके हैं। मुसद्दिक मलिक का बड़ा दावा, आने वाले दिनों में मुल्की मईशत के मामले पर एस्टैब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत एक सफ़े पर खड़े फैसले करेंगे। माशी बेहतरी के लिए हुकूमत क्या क्या अहम इकदाम का सोच रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे डॉलर्स की किल्लत के बायस रूस से तेल की दरामद चीनी करेंसी में अदायगी कर दी गई। पाकिस्तान का तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए सऊदी अरब के बाद रूस और वस्ती एशियाई रियासतों पर इन्हिसार। रूसी तेल से मुतालिक वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक के इंकशाफात। तेल मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद भी सस्ता कैसे मिलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे बात करने के लिए कामरान यूसुफ, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कामरान साहब, मईशत से रिलेटेड और ये जो ख़ास तौर पे एक अहम फोरम बनाया गया है, एपेक्स कमेटी मईशत के हवाले से कायम की गई है और आर्मी चीफ इसके मेंबर हैं। एक तो इसके क़याम को कैसे देख रहे हैं और ये जो इजलास हुआ इसकी अंदरूनी कहानी के हवाले से अगर बात करें तो बताइएगा। देखिए, बुनियादी तौर पर जो मौजूदा इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, उसमें एक तो IMF के साथ आपका मुआहदा नहीं हो रहा और जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो भी उस तरीके से, जो माजी में जिस तरीके से आपको फ्री कैश डोल आउट्स दिया करते थे वो भी मिल नहीं रहे। और आइंदा जो इकोनॉमिक आउटलुक है आइंदा आने वाले सालों में वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। और जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है वो करंट अकाउंट खसारा, यानी कि जो डॉलर हमारे पास और जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इतने नहीं है कि हम अपनी इंपोर्ट बिल मैनेज कर सकें, अपने जो कर्जे हैं बैरूनी वो वापस कर सकें। तो इस तनाजुर में जो मेरी मालूमात हैं कि जब से नए आर्मी चीफ आए हैं जनरल आसिम मुनीर, इस पे ऊपर काम हो रहा था जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है कि क्या एक वे आउट निकाला जाए कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं मुआशी उनको मुस्तकिल बुनियादों पर हल भी किया जाए और ये जो करंट अकाउंट का जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का इसको भी हल किया जाए। तो इस तनाजुर में ये जो एक अब इन्वेस्टमेंट काउंसिल जो है वो बनाई गई है, जिसका बुनियादी मकसद जो है वो जिस तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी है उसको इनकरेज करना है। और इसमें जो शोबे आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें डिफेंस प्रोडक्शन है, उसमें एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, उसमें इसी तरह से माइनिंग के जो शोबे हैं। और जो बुनियादी इसके अंदर आई थिंक जो फोकस है वो मैं ये आपको बता दूं कि जिस तरह पाकिस्तान में जब भी कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस रहा तो जो हमारे खास करके अरब जो दोस्त ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब और UAE सर फहरिस्त हैं, उनसे हमेशा हमने पैसा उधार लिया, स्टेट बैंक में रखवाया ताकि हम दिवालिया होने से बच सकें। फिर इन्हीं ममालिक ने जब हम पै दर पै हर कुछ अरसे के बाद उनसे पैसे मांगते हैं तो इन्हीं ममालिक ने पाकिस्तान को ये एडवाइस किया कि बजाय इसके कि आप हर दफ़ा आप हमसे पैसे मांगने आ जाते हैं और फिर आप पे कर्जों का बोझ भी बढ़ रहा है, तो क्यों ना आप एक ऐसा कोई प्लान बनाएं जिसके तहत हम आपके मुल्क में आके सरमायाकारी करें। और ख़ास करके ये जो भी इनिशिएटिव लिया गया है इसके तहत अब जब पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत होगी तो सऊदी अरब और UAE जैसे मुल्क हैं, मसलन बहुत से ऐसे पाकिस्तान के इदारे लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, प्राइवेटाइजेशन का मामला है, तो वो या तो जो सरकारी मलकियत में चलने वाले वो इदारे हैं उनको खरीद लेंगे या उनके हिस्से वो खरीद लेंगे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर फिर सरमायाकारी आएगी। तो इसको सामने रखते हुए ये जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है इनका ये ख्याल है कि अगर इस प्लान पर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो पाकिस्तान की जो मईशत है अगले 12 साल में यानी कि 2035 तक $1 ट्रिलियन यानी कि 1000 अरब डॉलर की हो जाएगी। ये एम्बिशियस प्लान है, इस पर अमल दरामद होता है नहीं होता ये आई थिंक इट रिमेन्स टू बी सीन। अच्छा ये बताइए कि ये जिस तरह से आपने कहा कि वो तमाम ममालिक जो यूजुअली जब पाकिस्तान में मुश्किल हालात आते हैं और वो कैश की फॉर्म में या कर्ज़ों की फॉर्म में जो मियादी कर्ज़े होते हैं वो दे के पाकिस्तान को उस क्राइसिस से बाहर निकालते हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया है या एक तरह की एडवाइस उनकी तरफ से आई है कि एक इस तरह का फोरम होना चाहिए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाए, इंस्टेड के कर्जे दिए जाएँ। अब ये जो प्लान है ये गवर्नमेंट के साथ भी हो सकता था, इसमें जो आर्मी चीफ की रिप्रेजेंटेशन है या उनका मौजूद होना है ये इस तरह से लिया जाए कि उनको एज ए गारंटर रखा गया है या जो हुकूमती मामलात हैं या जो पॉलिटिकल सेटअप है उस पे बाहर के ममालिक का इतना ज़्यादा रिलायंस नहीं है या वो उनको इतना ट्रस्ट नहीं करते? आई थिंक इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर के बिल्कुल जो पाकिस्तान की जो पावर पॉलिटिक्स है, जो डायनामिक्स हैं, जो बाहर की दुनिया है, खास करके जो हमारे दोस्त ममालिक हैं,
बावजूद इसके कि जो भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट कहे कि उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन बाहर की दुनिया ऑब्वियसली दे बिलीव के पाकिस्तान आर्मी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। और माजी में हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान के मुआशी जो मसाइल से दो चार हुए हम, तो जनरल बाजवा हों, वो यूएई, सऊदी अरब, चीन के ये दौरे करते रहे। और जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उनके लिए उन्होंने, वो कहते हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का भी काम किया। उसकी रीज़न यही है, अगेन जिस तरह आपने एक इशारा दिया कि शायद उनको जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनके ऊपर उस तरीके से ट्रस्ट नहीं है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा जो इसके अंदर फैक्टर है कि क्योंकि जो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं वो एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज भी बन गया है। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके के पाकिस्तान को इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना है, उसमें जाहिर है कि जो अगर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा, पाकिस्तान की मईशत तबाह होगी, तो उसका लामहला तौर पर जो इम्पैक्ट है, जो पाकिस्तान की जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, वो कॉम्प्रोमाइज होंगे। तो इस लिहाज से जो आर्मी है उसका एक लेजिटिमेट इंटरेस्ट भी बन गया है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इकोनॉमी या उसकी जो रिवाइवल है। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर पाकिस्तान के ये जो क्रॉनिक मसाइल हल नहीं होंगे तो इन फ्यूचर फिर जो पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है उसको भी हिट लगेगी, वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये भी एक फैक्टर। और तीसरा जो उसके अंदर फैक्टर है कि जब से चेंज ऑफ कमांड हुई थी, ज़ाहिर है कि जो भी आर्मी चीफ आता है उसका एक अपना विजन होता है, एक अपना डॉक्ट्रिन होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो नए आर्मी चीफ जो आए थे, जनरल आसिम मुनीर, तो इनका जो फोकस है, माजी में हमने देखा कि वो जनरल कियानी हो या जनरल राहील शरीफ हो या जनरल बाजवा हो, उस दौर में अगर आप देखें तो प्राइमरीली सिक्योरिटी, वॉर एंड टेरर बहुत बड़ा चैलेंज था। इकोनॉमी भी था, लेकिन क्योंकि हम अमेरिका के इत्तेहादी थे तो सम और दी अदर हमें वहां से जो डॉलर का इन्फ्लो है वो कहीं ना कहीं से आ रहा था। अब जो है, जो आपका सबसे प्राइमरी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकोनॉमी है। तो उसको सामने रखते हुए आई थिंक ये दो तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्लान सामने आया। और उसमें जो बात भी की गई है कि उसमें वन गवर्नमेंट और एक कलेक्टिव गवर्नमेंट की बात की गई है कि हमारे यहाँ बहुत से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी हैं। जब आप बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की, और जो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो सिक्योरिटी की जो गारंटीज हैं ऑब्वियसली वो जो पाकिस्तानी अफवाज हैं वही वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छा, अगर कहा जाए कमरान साहब कि ये एक मीसा की मईशत टाइप की चीज है तो ये दुरुस्त होगा? आई थिंक उसको मिसाक के मईशत की अगर बात करें तो एक लिहाज से तो वो है, क्योंकि अगर आप इस वक्त देखेंगे पीडीएम के अंदर तमाम जमातें हैं माइनस तहरीक इंसाफ के, और फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, वो भी ऑन बोर्ड है। तो माइनस अगर तहरीक इंसाफ कर ले तो बाकी जो जमातें हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट है, तो एक लिहाज से ये एक पेज के ऊपर इस लिहाज से हैं कि इनमें ये इत्तेफाक राय है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पाकिस्तान की मईशत है और उसकी जो रिवाइवल है वो नागुज़ीर है। और इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स ये एक नई अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह पे मिल बैठ के, और चूंकि एक मसला इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा दरपेश है वो मईशत के हवाले से, तो दे आर टुगेदर इन दिस फोरम। अच्छा, ये भी बताइए कि इससे पहले भी माजी हमने देखा है कि एपेक्स कमेटीज बनी और इसी तरह आर्मी चीफ जो थे वो उसके पार्ट रहे हैं। क्या वो इतना इम्पैक्ट डाल पाई हैं जिन अदवार में वो बनी? और ये जिस तरह आपने कहा कि अभी आगे आने वाले दिनों पता चलेगा कि किस हद तक एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस फोरम के थ्रू हो रही है, तो लग क्या रहा है माजी की ट्रेंड्स को देखते हुए कि ये इफेक्टिव होगी मौजूदा सूरत हाल में? आई थिंक इसके ऊपर ज़ाहिर है कि ओपिनियन डिवाइडेड है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि माजी के अंदर फौज का हमेशा खास करके जनरल बाजवा के दौर में वो एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, उसमें बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ उसका हिस्सा थे, लेकिन हमने देखा कि कोई उसका ख्वातिर खा नतीजा नहीं निकला। तो कि इस हद तक जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात की कि जनरल बाजवा की वजह से जो पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस थे, यूएई और सऊदी अरब और चाइना से पैसे जरूर मिले, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल में मेजर था। तो इसमें जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड है। आई थिंक एक व्यू यही है कि जहां तक मईशत की बात है तो बेहतर है कि ये सब्जेक्ट जो है दैट शुड बी लेफ्ट टू एक्सपर्ट्स रादर देन कि ये जो फौज है वो इस मामले में वो करे मामलों को। लेकिन हाँ, जहां तक सिक्योरिटी की बात है बिल्कुल अगर वहां पे उनकी जो चीज रोल बनता है उसमें बिल्कुल होना चाहिए। बट एज फार एज प्योर जो पॉलिसी मेकिंग है कि मुल्क की डायरेक्शन है, इन चीज़ों को कैसे आगे लेकर चलना है, तो आई थिंक वो इलेक्टेड गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसका काम होना चाहिए। बट दूसरी तरफ ये भी है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इज अ रियलिटी इन पाकिस्तान, जिस तरह
वो सिंगल हैंडेड कोई भी गवर्नमेंट है वो कर नहीं सकती, तो उसको अगर सामने रखें तो फिर ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, क्योंकि कोई भी अगर सिविलियन गवर्नमेंट आती है अपनी एक पॉलिसी एग्जीक्यूट करना चाहती है और तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं है, तो फिर जाहिर है कि वो पॉलिसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। तो इस लिहाज से आप उसे कह सकते हैं कि एक ये प्रैग्मेटिक अप्रोच भी है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं दे शुड बी ऑन बोर्ड। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे प्रोग्राम में सलीम मांडवीवाला साहब मौजूद थे और उनसे इसी के इशू के ऊपर बात हुई, तो उनका ये कहना था कि इस फोरम में उनके मुताबिक जुडिशल रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, जो बिजनेसमैन हैं वो भी होने चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स का मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक क्राइसिस सिचुएशन, उससे बाहर निकालने के लिए सबको मिलकर बैठना और अपना रोल प्ले करना बहुत ज़रूरी है। तो डू यू अग्री कि इसका जो कैनवस है उसको थोड़ा सा वास्ट करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम देखें तो एक जो ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है उसको इंश्योर करने के लिए तो ठीक है आर्मी चीफ मौजूद हैं कि तमाम मुल्क जो हैं वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे पॉलिटिकल सेटअप के साथ, और इतना ज़्यादा एतबार का रिश्ता नहीं है, चाहे वो कॉम्पिटेंस को लेकर है, चाहे वो करप्शन या ट्रांसपेरेंसी को लेकर है। बट द पॉइंट इज़ कि बाकी रिप्रेजेंटेशंस का होना भी ज़रूरी है ताकि इसकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर किया जा सके। आई थिंक जहाँ तक जुडिशरी की का इसमें उनको कॉन्फिडेंस में लेने की जहाँ तक बात है, उसमें ये फैक्ट जरूरी है कि माजी में जुडिशरी ने ऐसे फैसले दिए जिसकी वजह से बहुत सी जो डील है वो अंडरमाइन हुई। तो इस हद तक बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर आपके यहाँ आके इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसको अगर ये पता हो कि हो सकता है कि कल कोई शख्स कोर्ट में चला जाए या कोई इदारा कोर्ट में चला जाए और वो डील स्ट्राइक डाउन हो जाए, तो फिर इसकी वजह से जो बिलियंस ऑफ रुपीज की या मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि वो अदालत की वजह से या किसी हुकूमत की किसी और एक्शन की वजह से वो चीज अंडू हो जाए। तो इस हद तक आई थिंक जुडिशरी का बिल्कुल आई थिंक एक रोल है, उनको ट्रांसपेरेंसी को अगर कहीं कोई चीज किकबैक्स हैं, कमीशंस हैं, उनको बिल्कुल वो देखें, लेकिन बेहद जो ओवर रीच है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक जुडिशियल ओवर रीच है, एक्टिविज्म, जिसकी वजह से आपके जो मुआशी जो मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचे, उसको रोकने के लिए या बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए देयर इज नो हार्म इफ जुडिशरी इज आल्सो टेकन ऑन बोर्ड। और माजी में आई थिंक जस्टिस आसिफ सईद खोसा और सेनेटर रजा रब्बानी जो चेयरमैन भी रहे हैं सेनेट के, वो इसको एडवोकेट करते रहे हैं कि इस सारे मिसाके जमहूरियत हो या जो भी एक नया कंसेंसस डेवलप करने की बात हो तो उसमें जुडिशरी को भी उसमें इंक्लूड किया जाए। अच्छा, कामरान साहब ये भी बताएगा कि मुसद्दिक मलिक साहब का ये कहना था कि 20 से 30 अरब डॉलर की जो है वो सरमायाकारी आ सकती है। एक तो ये बताएं कि ये फैक्चुअल बात है, इस तरह के इम्कानात हैं, टाइम कितना लगेगा इसमें, और दूसरा ये कौन से ममालिक हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं या कोई अश्योरेंसेज ऑलरेडी मौजूद हैं? देखें, जो पाकिस्तान का जो इनका जो टारगेट है वो तो बड़ा एम्बिशियस है, लेकिन मसलन अगले 10 साल में ये कहते हैं कि जी हम 100 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में लेके आएंगे। लेकिन अगर गुज़िश्ता 20 साल में अगर आप देखें हमारे जो नंबर्स हैं, कोई पाकिस्तान के अंदर कोई 62 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है और उसमें से भी कोई 30 बिलियन डॉलर जो हैं वो सिर्फ चाइना ने की है और वो भी 2015 के बाद हुई है। सी पैक का एक बहुत बड़ा, और जो उससे बाकी जो 30-32 बिलियन डॉलर हुई है उसमें अगेन बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया वॉर ऑन टेरर में, तो उसकी वजह से जो मगरब ने आपकी मदद की। तो अगले 10 साल में 100 बिलियन डॉलर्स टारगेट जो भी हो उसको अचीव करना दैट इज अ चैलेंज, क्योंकि पाकिस्तान और उसको अचीव करने के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वो आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, वो आपके जो इदारों के ऊपर बाहर की दुनिया का एतमाद चाहिए, आपके अंदर जो अदालतें हैं वो इंसाफ के ऊपर फैसले करें। और जहाँ तक आपने बात की इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, आई थिंक जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का जो सोर्स है इन्वेस्टमेंट का वो गल्फ कंट्रीज है, उसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, ये ममालिक हैं जिनको जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो टारगेट करी, और वहीं से इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट आने का इम्कान है। क्योंकि रही बात बाकी अमेरिका या जो मगरबी ममालिक हैं, जो इस वक्त जियो पोलिटिकल सिचुएशन है या ओवरऑल इस वक्त सिनेरियो है, लगता नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में ये ममालिक इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे। सो पाकिस्तान के लिए जो होप है वो यही गल्फ कंट्रीज हैं, इसलिए क्योंकि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं अब ये अपनी जो इकोनॉमीज हैं, क्योंकि ये पहले डिपेंडेंट थे ऑयल के ऊपर, ज़ाहिर है कि वहां पर तेल निकलता है यहाँ से, अब उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, बाकी शोबों में भी ये जाना चाहते हैं। तो उसको अगर पाकिस्तान एक अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है इन ममालिक को, तो डेफिनेटली
Pakistan can attract investment from these countries. अच्छा, आईएमएफ के साथ क्या हुआ कामरान यूसुफ साहब, क्योंकि हमने देखा कि आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा था या जो मुज़ाकरात थे, इसहाक डार उसके बारे में उनका एक बड़ा रादर अब ये कहें कि रिएक्टिव हो गए। अब तो वो कोई भी सवाल करता है तो वो उस पर थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं। और फिर हमने देखा कि पीएम हैड टू एंगेज, पीएम को आना पड़ा और उनको बातचीत को आगे बढ़ाना पड़ा आईएमएफ के साथ। तो अभी उसका क्या स्टेट है? और इन केस कि आईएमएफ हमारे हाथ में नहीं है तो हमारे पास जो इमीडिएट प्लान बी है, दिस एपेक्स कमेटी जो मैंने अभी तक समझा है, जो आपने बात की है, उससे कोई बहुत जल्दी आउटकम्स तो नहीं आने वाले। तो इमीडिएट जो हमें रेमेडी है वो किस फॉर्म में मिल सकती है, या प्लान बी क्या है? देखिए, जो प्लान बी है, आई थिंक इसहाक डार साहब भी और ये गवर्नमेंट भी बात करती है, और एक मुशर्रफ मलिक साहब ने यही कहा कि यही प्लान बी है कि 20-25 बिलियन डॉलर की जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू है वो सेटल हो जाएगा। लेकिन इमीडिएटली ये कैसे आएगा, क्योंकि आगे इस असेंबली की मियाद पूरी हो रही है, फिर इलेक्शन मोड में हमने जाना है। क्या उस पीरियड के अंदर जब इतनी अनसर्टनिटी हो कोई इन्वेस्ट करेगा? दैट इज अ बिग चैलेंज। इसी वजह से आई थिंक अभी भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि आईएमएफ के साथ जो एटलीस्ट 9th रिव्यू है, जो 1.2 अरब डॉलर की एक किस्त है, वो हमें कम से कम मिल जाए। अगर मिल जाएगी तो एटलीस्ट दो चीजें उससे होंगी। एक तो आपके जो मार्केट के अंदर थोड़ा इस्तेहकाम आएगा, और दूसरा जो अगला अगर आपने प्रोग्राम करना है तो उसके लिए एक स्टेप होगा इन द राइट डायरेक्शन। अगर ये प्रोग्राम विदाउट 9th रिव्यू के कंप्लीट ये खत्म हो जाता है तो एक पैकेज होगा, अगला जो प्रोग्राम आप नेगोशिएट करेंगे दैट बिकम मोर डिफिकल्ट। और इस वजह से आई थिंक ये कोशिश हो रही है कि इसी तरीके से आईएमएफ के साथ ये प्रोग्राम को बहाल किया जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ इट सीम्स हाईली अनलाइकली, क्योंकि जो वक्त है वो बहुत ज्यादा कम है। और जहां तक प्लान बी की बात है, आई डोंट थिंक सो। अगर कोई प्लान जो बातों की हद तक तो लोग ये कर रहे हैं, बट क्या जो पाकिस्तान की आगे जरूरियात हैं, एक्सटर्नल नीड्स हैं, जो कर्जों की बैरूनी हमने अदायगियां करनी है, क्या विदाउट आईएमएफ और हम ये कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उस सूरत में जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनको मैसिवली हमारी मदद करनी पड़ेगी, जो मौजूदा हालात में होते नजर नहीं आती है। और क्योंकि हमारे जो चीन हो, सऊदी अरब हो, खास करके सऊदी अरब और यूएई, ये ममालिक हमसे ये कहते हैं कि हम आपकी मदद जारी रखेंगे, लेकिन बेहतर है कि आप आईएमएफ के जो फ्रेमवर्क है उसके अंडर आए। अच्छा, अभी कुछ अहम मुलाकातें हुई दौरे फ्रांस पे शहबाज शरीफ की, और उसमें एमडी आईएमएफ से भी उनकी मुलाकात हुई साइडलाइंस पे। इसके अलावा उनकी मुलाकात हुई एमबीएस से। तो हाउ इम्पॉर्टेंट दिस मीटिंग इज़, और इस तरह के ये जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है ये मुलाकात? एमबीएस क्या रोल प्ले कर सकते हैं टू ब्रिज अप जो हमारे मसाइल हैं आईएमएफ के साथ? क्या कोई इफेक्टिवनेस नजर आती है आपको इसमें? देखिए, जहाँ तक मोहम्मद बिन सलमान की बात है, आई डोंट थिंक सो कि वो कोई बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल करवाने के हवाले से, एक्सेप्ट इसके कि जो दोस्त ममालिक से हमें कमिटमेंट्स चाहिए वो उस हद तक आईएमएफ को कमिटमेंट दे सकते हैं कि यस, अगर प्रोग्राम बहाल होता है तो हम विल मेक श्योर कि जो बाकी मानदा पाकिस्तान को पैसे चाहिए वो हम उनको दे सकते हैं। जहाँ तक एमडी के साथ बातचीत का ताल्लुक आईएमएफ के साथ प्राइम मिनिस्टर का, तो गवर्नमेंट की यही ख्वाहिश है कि एमडी जो है वो इंटरवीन करें और किसी तरीके से ये प्रोग्राम जो है वो बहाल हो। लेकिन उनको जवाब वहां से यही मिला है कि आपको जो स्टाफ है आईएमएफ का उसी से बात करनी पड़ेगी, और वो दोबारा उनको इंगेज किया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स जो एमडी हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि जब तक आपके जो आईएमएफ का जो मिशन है उसके साथ जो की इश्यूज हैं उनके ऊपर अग्रीमेंट नहीं हो सकता, तो उससे पहले वो बोर्ड की जो मीटिंग है वो कॉल नहीं कर सकती। तो एक लिहाज से कोशिश प्राइम मिनिस्टर की, उससे पहले उन्होंने टेलीफोन पे उनसे बात की थी, फिर उनसे मुलाकात भी हुई। तो ये कहना कि एमडी के साथ आईएमएफ की मुलाकात होने के बाद राहें खुल जाएंगी, इस हद तक की खुली हैं कि एक दफा फिर पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के साथ इंगेज कर रहा है, उनके जो स्टाफ है, जो मिशन है, उनके साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उनकी मुलाकात के बाद हमें जो है ना अगली केस जारी हो जाए। तो कमरान साहब, डेडलॉक्स हैं क्या? अभी क्या डेडलॉक्स हैं? आईएमएफ के क्या एतराजात हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर जो 2-3 बड़े इश्यूज थे। एक तो जो सबसे बड़ा जो इनका इशू था कि पाकिस्तान के अंदर जो रुपए की कदर है, जो लगता है आईएमएफ को स्टिल मसनूई तरीके से इसहाक डार साहब कंट्रोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए, जो गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि ये डिनाई करती है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू था कि आईएमएफ के इस मुआहदे या बहाली से पहले जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो कमिटमेंट्स दें आईएमएफ को
کہ وہ پاکستان کو $6 بلین دیں گے. اب اس کے اوپر بھی ڈسپیوٹ ہے. پاکستان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ آپ $3 بلین جو ہیں وہ بورڈ کی میٹنگ سے پہلے ارینج کریں اور باقی $3 بلین جو ہیں جب آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جائے گا تو پاکستان کے دوست ممالک وہ پیسے پاکستان کو دے دیں گے. لیکن اب جو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ نہیں، وہ $6 بلین جو ہیں آپ کو پہلے ہی اس کی کمٹمنٹ جو ہے اپنے دوست ممالک سے لینی ہوں گی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور تھرڈلی اب جو بجٹ حکومت نے پاس کیا ہے، جو آئی ایم ایف کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ان ریئلسٹک ہے. اس میں خاص کر کے جو ان کا خیال ہے کہ ایک ایمنیسٹی دی گئی ہے کہ جس کے تحت اگر آپ $1 لاکھ تک پاکستان سے باہر سے اگر آپ پیسہ بھیجتے ہیں تو آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اس پر بھی آئی ایم ایف کو اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وائلیشن ہے. تو یہ بنیادی چند بڑے نکات ہیں جس پر آئی ایم ایف کو اعتراض ہے. دو کہ حکومت کا یہ اصرار ہے کہ ہم نے جو جتنی پرائر کنڈیشنز تھیں وہ میٹ کر لی ہیں اور اس میں کوئی اب ابہام نہیں ہے. لیکن جو آئی ایم ایف ہے وہ کنونس نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو جو موجودہ بجٹ ہے، جو مارکیٹ ایکسچینج ریٹ ہے، اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو. جی، اور یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور بات کریں گے، ہم نے رشیا سے بھی انگیج کیا آئل کے لیے، اور انرجی سیکٹر میں بھی کچھ 2-4 معاہدے ہیں جو شروع کیے ہیں. ہماری بات چیت ہوئی سہیل بھٹی صاحب سے. انہوں نے بھی بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ جس طرح سے اکنامک سچویشن کو بیٹر کرنے کے لیے انرجی سیکٹر میں کام ہو رہا ہے، اور سینٹرل ایشیا میں جس طرح سے ہم انگیج کر رہے ہیں، یہ پروجیکٹس انف ہیں جو اس وقت کرائسس پاکستان میں موجود ہے. اگر خاص طور پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کر لی جائے یا انڈسٹریز کی بات کر لی جائے، تو یہ پروجیکٹس انف ہیں فوری طور پہ پاکستان کو کچھ اس سے سہارا مل سکے گا، یا دیز آر ناٹ انف کیونکہ جو سچویشن ہے وہ تو کافی خراب نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، امیڈیٹلی آئی ڈونٹ تھنک سو دیز جو بھی ایگریمنٹس ہوئے یہ انف ہیں. جو جہاں تک بات ہے روس سے تیل لانے کی، یہ از اے ٹیسٹ کیس، کیونکہ یہ بات بہت عرصے سے چل رہی تھی کہ روس سے ہمیں تیل منگوانا چاہیے. تو تیل جو ہم نے منگوایا ہے ابھی اس کو اسیس کیا جائے گا کہ نمبر 1 کے جو کروڈ آئل ہے اس کو ایک اس کے بارے میں یہ کہا رہا ہے کہ اس میں 50% جو رشین کروڈ آئل ہے وہ فرنس آئل نکلے گا، اور فرنس آئل کی پاکستان کے اندر اب ڈیمانڈ نہیں ہے. تو ایک یہ والا فیکٹر، اور دوسرا جو فیکٹر ہے اس کے اندر کے فریٹ چارجز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جو ٹائم ہے ڈیلیوری ٹائم، یعنی کہ رشیا سے جو شپ آتا ہے پاکستان وہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ کا وقت لگا ہے، جبکہ دوسری طرف جو گلف کنٹری سے ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں اس میں ہارڈلی 3 سے 5 دن لگتے ہیں. تو یہ جو شپمنٹ منگوائی گئی ہے، یہ جب اب کروڈ آئل جو لایا گیا ہے، جب اس کی کرنے کے بعد جب یہ آئل ریفائن ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک اسیس کیا جائے گا، ایک میکنزم دیکھا جائے گا کہ یہ پاکستان کو کیا رشیا سے تیل امپورٹ کرنا کتنا سستا پڑتا ہے، کتنا اس سے فرق پڑے گا. تو یہ اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوگا. ایک کوشش کی گئی ہے کیونکہ پاکستان میں یہ بات ہوتی رہی ہے کہ جی رشیا سستا تیل جو ہے باقی دنیا کو آفر کر رہا ہے، ہم کیوں فائدہ نہیں لیتے. تو اس گورنمنٹ نے یہ کوشش کی ہے، اور یہ جب آئل ریفائن ہو جائے گا اور تمام جو نمبرز اور اسیسمنٹس آ جائیں گی، اس کے بعد ہی کلیئرلی ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا فیوچر میں رشیا جو ہے کین بیکم این امپورٹنٹ کنٹری جہاں سے پاکستان سعودی عرب، UAE، کویت کے علاوہ بھی تیل امپورٹ کر سکے. ٹھیک ہے کامران صاحب، ایک اور اہم موضوع ہے جس کی طرف آتے ہیں، جس کی سے متعلق اہم سماعتیں ہو رہی ہیں. آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا یہ معاملہ ہے، اور جو اس کا جس طرح سے بینچ بنا، بینچ ٹوٹا، پھر ریکانسٹیٹیوٹ ہوا، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ جو اس کی پہلے دن کی سماعت رہی اس حوالے سے، اور یہ کیس کس طرف جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آئی تھنک یہ سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ ایک تو اس سے ایک چیز واضح ہوگی، جو پہلے دن کی سماعت تھی جس طرح سے جو سینئر ترین جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ مستقبل کے وہ چیف جسٹس بھی ہیں، جس طرح سے انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے انکار کیا یہ کیس سننے سے، اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ وہ ریکیوز نہیں کر رہے اپنے آپ کو، بلکہ جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا جس کے تحت جو بینچ کی تشکیل ہے وہ چیف جسٹس اور جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں انہوں نے کرنی تھی. تو اس کے اوپر جب تک وہ کہتے ہیں کہ قانون موجود ہے تو یہ جو بینچ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے ان کے بقول یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایک تو یہ والا، ایک اس سے ریفلیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جو کتنے عرصے سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت تقسیم ہے، ایک تقسیم ہے اس وقت، اور وہ تقسیم جو ہے ہمیں ایک دفعہ پھر سامنے نظر آئی
اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر جو دو ججز ہیں مثلاً جسٹس قاضی فازیسہ اور جسٹس سردار طارق، انہوں نے دونوں نے ریکیوز کیا، اور اس کے بعد جو 7 رکنی بینچ ہے وہ یہ کنٹینیو کیے ہوئے ہے، اور آئی تھنک سگنیفیکنٹ ہوگا اب یہ جو ججمنٹ ہے جو بھی اس پر پاس کرتے ہیں کہ کیا سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، کیا ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس کے اندر، یہ بہت اہم سوال ہے. اور اس لیے بھی اہم سوال ہے کیونکہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، جو کور کمانڈر کی رہائش گاہ ہو یا جی ایچ کیو پر جو کچھ ہوا، اس کو لے کر کے جو پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے دے ٹیک اٹ ویری سیریسلی. تو اس لحاظ سے آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کیس، اینڈ لیٹ سی کہ جی اس پہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنا کیا اس پہ اسٹانس لیتی ہے اب. اچھا، جو سماعتیں ہوئی اس میں کیا لگتا ہے کہ عدلیہ کا کیا موڈ ہے؟ کس طرح سے عدلیہ چاہتی ہے کہ یہ کیس آگے چلے؟ اور ان کیس اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈیلیز آتے ہیں، جس طرح سے اسٹے جاری ہو جاتا ہے اس پہ، تو کوئی ڈیلینگ اگر کوئی سٹیپس ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا سزائیں نہیں دی جائیں گی، اور کیسے حکومت سزائیں دے گی ان لوگوں کو جو اس وقت اکیوزڈ ہیں؟ دیکھیں، یہاں پہ سوال بنیادی طور پر یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں نہ دی جائیں. کوشچن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ مبینہ طور پر اس میں ملوث ہیں اور وہ سویلینز ہیں، کیا ان کا فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلنا چاہیے؟ تو کیونکہ اگر تو ملوث ہیں تو وہ ایک ویو یہ ہے کہ ان کا جو دہشت گردی انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہاں پہ ان کے مقدمات چلنے چاہیے. اور جو اعداد و شمار ابھی تک سامنے آئے ہیں تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ کم از کم جو بھی 9 مئی کے واقعات تھے اس کو ملا کے 102 لوگ ہیں جن کو ریفر کیا گیا ہے جو فوجی عدالتوں میں ان کے مقدمات چلیں. تو اس میں ایک چیز تو یہ امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک جو انڈیکیشن ابھی تک مل رہی ہے، انڈیکیشن تو یہی مل رہی ہے جو سوالات اور وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید جو سویلینز کے ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے. ماضی کے اندر خود جو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں، کم از کم لگ بھگ 25 ایسے کیسز ہیں، 25 ایسے سویلینز ہیں جن کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلے. اور جہاں تک فوج کا اس میں موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سویلینز کا فوجی عدالتوں کے اندر جو ٹرائل ہے یہ آئین میں دیا گیا ہے. آئین کے اندر یہ پروویژنز ہیں، خاص سرکمسٹانسز ہیں جہاں پر سویلینز کا فوجی عدالتوں کے اندر جو مقدمات ہیں وہ چل سکتے ہیں. لیکن ایسے پریزیڈنٹس بھی تو موجود ہیں جہاں پر ریلیکسیشنز بھی دی گئی ہیں. جی بالکل، ایسے بھی موجود ہیں. جیسے اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ جو کلبھوشن یادو کا کیس ہے جس میں اوبیسلی وہ ہمارے اوپر ایک پریشر تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کہ ہم نے کمپلائی کرنا تھا. تو اس میں خصوصی طور پر ایسی قانون سازی بھی کی گئی کہ کیونکہ ادروائز جب آپ کورٹ مارشل کیا جاتا ہے یا فوجی عدالتوں سے آپ کو سزا ملتی ہے تو آپ کے پاس وہ جو اپیل کا بھی جو پروسیس ہے وہ ود ان دا ملٹری سسٹم کے اندر ہی آپ ان کو سویلین عدالتوں میں اپیل نہیں کر سکتے. اپیل کا چیلنجز بہت اسکوپ بہت لمیٹڈ ہے. لیکن وہ ہم نے اسکوپ پرووائڈ کیا، بٹ اوبیسلی دوز ور دا اسپیشل سرکمسٹانسز. تو اس لیے آئی تھنک دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں. طرح سے کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور اگر یہ واقعی یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے سزائیں کی اور یا آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں مقدمات نہیں چلتے، تو کیا آپشن ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے بعد، اور ان کا سٹانس کیا ہوگا اس کے بعد؟ آئی تھنک دیکھیں، ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. اگر کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو وہ تمام جو ادارے ہیں ہر کسی کے اوپر وہ ظاہر ہے کہ یہ پابند ہیں کہ ان فیصلوں پر وہ عمل درآمد کریں. تو اگر تو وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ نہیں، آپ ان کے مقدمات جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتے، تو اس لحاظ سے تو جو لیگل آپشن تو فوج کے پاس یہی ہے کہ اس کے وہ ریویو میں بھی جا سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف اور جو توجیہ پیش کر سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ ابھی مقدمہ چل رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ شاید اس فیصلے آنے سے پہلے جو فوج کی طرف سے باقاعدہ طور پر کوئی موقف بھی سامنے آ جائے اور مزید جو تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں، جس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ایویڈنس، کچھ ایسی چیزیں عدالت کے سامنے رکھی جائیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ یہ سوچنے پہ مجبور بھی ہو جائے کہ مے بی دے فائنڈ ریزنز کہ ہاں ان کے جو مقدمات ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چل سکتے ہیں. تو جو میری اپنی معلومات ہیں، جو اسیسمنٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے، they will not take it lightly. They will fight it legally اور through government. اور جو بھی اس کا سارا معاملہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف کا ریئیکشن ہے وہ بڑا واضح ہے. وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو سینٹیمنٹ ہے جو پاکستانی فوج کا، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو پٹیشنز ہیں وہ سپریم کورٹ میں لائی گئی ہیں. تو یہ سینٹیمنٹ تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے دے آر کلوزلی واچنگ دس جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ. اور آئی ایم شیور کہ جو سارے جو لیگل آپشنز ہیں دے ول ایکسرسائز. اگر
فیصلہ جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے خلاف آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران یوسف صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔